नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। दोस्तों, आप लोगों का एक बहुत ही जेन्युइन सा क्वेरी आया था कि सर ये जो प्रेफरेंस होता है जो कि हम डालते हैं आरआरबीजे के फॉर्म में इनिशियली, उसके बाद जो ये पोस्ट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है एट लास्ट, ये कैसे कैसे मतलब कि इसमें प्रेफरेंस सिलेक्शन कैसे किया जाता है, क्या रोल होता है आपके डीबी मेडिकल का, कैसे कैसे ये सारे प्रोसेस दोस्तों होते हैं और किस तरह से CBT 2 तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर उसके साथ आपका जो डीवी और मेडिकल है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको एट लास्ट फाइनल मेरिट में अपियर होने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज इस प्रोसेस को फुल डिटेल में समझते हैं और शायद इसके बाद आपको किसी भी जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस चीज़ को लेकर। तो चलिए दोस्तों, चलिए शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि देखिए, आपको तो ये पता ही होगा कि CBT 1 जो होता है आरबीजेई का, ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है दोस्तों। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब ये तो आपको स्क्रीन करता है CBT 2 के लिए, साथ साथ आपने जो मार्क्स लाए हैं CBT 1 में, उसके बेसिस पे जो आपने 15-16 प्रेफरेंस डाले थे इनिशियली आपके फॉर्म में, वही आपका फाइनल प्रेफरेंस होता है। इसको चेंज बाद में नहीं किया जाता है। इन 15-16 पोस्ट में से आपने किस किस पोस्ट पे बाजी मारी है CBT 1 में, ठीक है, तो उतने पोस्ट ही आपके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए कंसीडर होंगे। मान लीजिए आपके CBT 1 में मार्क्स एवरेज है मान लो, और आपने 4 से 5 पोस्ट क्लियर कर लिया, 4 से 5 पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर लिया, तो CBT 2 में जब आप जाओगे तो दैट 4 to 5 पोस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर रिक्लासिफिकेशन एंड रिकंसिडरेशन आफ्टर मेडिकल एंड डीवी। अब दोस्तों, एक कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ ये भी था कि अगर सर OBC कैंडिडेट है और CBT 1 का कट ऑफ उसने UR से क्लियर कर लिया तो क्या होगा। देखो, अगर आपने UR से क्लियर कर लिया तो CBT 2 में भी जो उन सारे पोस्ट के UR के वैकेंसी पूल है, आप उस पर एलिजिबल रहोगे। और किसी बंदे ने अगर CBT 1 में OBC से कट ऑफ क्लियर किया है तो OBC के जितने कोटा है, जितना कोटा उस सीट का OBC में है, उतने के लिए ही वो एलिजिबल रहेगा। मतलब पूरे UR पूल के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए इन 4-5 पोस्ट को लेकर अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 4-5 पोस्ट आपके आ गए CBT 2 में। ये आपको अब ध्यान यहीं से अलर्ट हो जाना है दोस्तों। ये जो CBT 2 है, यहीं से आपको अलर्ट हो जाना है कि मान लो ये 4-5 पोस्ट के लिए ही आप क्वालिफाई हो, 4-5 पोस्ट मिला के मान लो 200-300 सीट्स हो रहे हैं, तो आपको मेहनत उसी तरीके से अपना गियर शिफ्ट कर देना है 4 नंबर 5 नंबर पे और मार्क्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, मार्क्स आपके इंक्रीज हुए, आपके अच्छे मार्क्स आ गए CBT 2 में, हायर चांस ऑफ सिलेक्शन रहेगा। हायर चांस ऑफ सिलेक्शन के साथ साथ फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने की भी चांस आपके वहाँ पे बनेंगे। CBT 2 होना, CBT 2 का रिजल्ट आना, रिजल्ट में आपको पता है कि जोन वाइज हर ब्रांच का मेरिट इंडेक्स तैयार किया जाएगा, जिसमें हर कैटेगरी ऑफ पोस्ट का मेरिट इंडेक्स दिया जाएगा दोस्तों इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। तो अब आपका क्या है कि आप यहाँ पे जो आपके मेरिट इंडेक्स आए, आपका जो मेरिट इंडेक्स आया और जो पोस्ट, जो 4-5 पोस्ट आपने क्लियर किए, उसका जो मेरिट इंडेक्स है उस पर बात होगी, मगर उससे पहले आपका डीवी और मेडिकल कराया जाएगा। मतलब कि CBT 2 के रिजल्ट आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही आपको डीवी का नोटिस आना स्टार्ट होगा जोन वाइज, और डीवी के डेट से 10 से 15 दिन पहले एज पर योर रोल नंबर सीरियली आपको OIRMS इसका एक्सेस दिया जाएगा। OIRMS एक वेबसाइट है जहां पे ऑनलाइन आपको सारे ही डीवी के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जातीय, आवासीय, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ आपको अपलोड करने पड़ते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी, या फिर जो कि आपके मान लीजिए कुछ ऐसा और भी डॉक्यूमेंट है जो कि मैनुअली भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जब आप डीवी के लिए जाते हो तो उस समय वो भरना है, मगर फर्स्ट आपको OIRMS में आपको यही सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके एजुकेशनल, योर रिजर्वेशनल सर्टिफिकेट्स,
ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सब आपको वहाँ डालने हैं, तो ये सब भी आप बनवा के रखें। OARMS में जब आप डाल दोगे उसके बाद आप DV के लिए अपियर होगे। जिस दिन आप DV के लिए अपियर होगे उसी दिन आपका DV हो जाता है। और कुछ अगर कागजात बचे रहते हैं तो आपको ब्लॉक डेट जो आपको दिया जाएगा उसके पहले आके जमा करने को कहा जाता है। अगर आपका ब्लॉक डेट मिल गया है तो ब्लॉक डेट पे जब आप आओगे जमा कर दोगे, फिर आपको मेडिकल मेमो इशू किया जाएगा। मेडिकल मेमो कुछ नहीं है, एक कागज़ है जिस पे आपका नाम, आपका फ़ोटो छपा होगा और उस पर एड्रेस होगा कि आपको इस हॉस्पिटल में जाके मेडिकल कराना है। वो खास करके जिस दिन आप DV में जाओगे या ब्लॉक डेट में जाओगे उसके अगले दिन का ही डेट देते हैं, अगर कोई संडे सैटरडे नहीं हो। आप वहाँ जाओगे, वहाँ 24 रुपये का एक चालान कटा के आपको जो भी रेलवे हॉस्पिटल अलॉट किया गया है वहाँ आपको मेडिकल कराना है। मेडिकल और DV का प्रोसेस अगर आपको डिटेल में समझना है कैसे होता है तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, मैं ज़रूर उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊँगा। अब चलो, यहाँ पे आपका मैं मान रहा हूँ CBT2 क्लियर हो गया, DV भी हो गया, मेडिकल भी हो गया। मेडिकल में आपको पता है रेलवे JEE के लिए A3, B2, B1, C2, C1 इतने कैटेगरी होते हैं। DV में कोई कैटेगरी नहीं है, अगर सारे सर्टिफिकेट्स आपके सही हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे कि मान लो आपका डेट ऑफ जो आपका डिप्लोमा करने का डेट है नोटिफिकेशन के बाद का है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट गलत है तो रिजेक्ट हो जाओगे। ये सब एकदम मतलब कि ये सब गलत रहेगा तो रिजेक्ट होना निश्चित है, और छोटे मोटे गलती से एफिडेविट बना के काम चल जाता है। CBT2 में आपका 4-5 पोस्ट जिसके लिए आप कैरी किए थे आपने CBT1 से, CBT पोस्ट पे मान लो, मैं मान के चलता हूँ कि इन 4-5 पोस्ट का जितना आपका कट ऑफ था 4-5 का आप नहीं निकाल पाए। आपने 3 पोस्ट है X, Y और Z, 3 पोस्ट का आपने मेरिट इंडेक्स जो आपका आया उसको आपने क्लियर कर दिया और 2 पोस्ट आपके रह गए, उसको आपने क्लियर नहीं किया तो वो तो आपके मेरिट इंडेक्स स्टेज पे ही बाहर हो गए। अब मैं लेके चला X, Y, Z। मान लो X, Y, Z पोस्ट में से X की मेडिकल कैटेगरी होती है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ A3, Y की होती है B1 और Z की होती है C1। अब मान लो आपका जो दोस्तों मेडिकल होता है वो कभी भी कैटेगोरिकली नहीं होता है, मेडिकल एक ही होता है सभी का। जब आपका मेडिकल का रिजल्ट आएगा, जब आप सर्विस बुक में देखोगे तो वहाँ लिखा रहेगा फिट फॉर B1 एंड लोअर, मतलब B1 या उससे नीचे आप फिट हो, मतलब कि A3 में फिट नहीं हो, ठीक है, एंड अनफिट फॉर A3 भी लिखा रहेगा। तो मेडिकल हमेशा सारे ही कैटेगरी का ही होता है एक ही साथ, हाईएस्ट कैटेगरी के लिए लिया जाता है, आप जिस पे फिट बैठते हो वो आपको दिया जाता है। मान लो आपका मेडिकल हुआ, DV में आपने क्लियर कर लिया, मेडिकल में आपका A3 क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, मगर आप B2 एंड लोअर के लिए फिट हो गए, मतलब B2 क्लियर है, B1 क्लियर है, C2 क्लियर है, C1 क्लियर है। तो यहाँ पे X पोस्ट जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपका X पोस्ट था, आपने क्लियर भी कर लिया है, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था, मतलब इन 2 पोस्ट के जाने के बाद जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस बचा, क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप ये 2 पोस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो ये ऊपर ही होगा आपके प्रेफरेंस में, तभी आप क्लियर नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, मैं अभी मान रहा हूँ कि ये X आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था और आपने इसको क्लियर कर लिया थ्रू योर CBT2 मार्क्स, आपने DV भी क्लियर कर लिया, मगर आप मेडिकल में यहाँ पे देखो छट गए, मतलब कि आप A3 क्लियर नहीं कर पाए। तो ये चीज़ आपको पता नहीं चलता है, मतलब कि जब आपके फाइनल इम्पैनलमेंट आते हैं तो उस समय ये रेलवे का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है या फिर वो जो खुद से देखते हैं तो वहाँ पे आपको वो पता चल गया कि आपका ये पोस्ट तो मार्क्स से क्लियर है मगर मेडिकल से क्लियर नहीं है, तो वो दोनों से क्लियर होना चाहिए, वो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है, ये पोस्ट आपका विड्रॉ हो गया, ये पोस्ट आपका यहाँ से विड्रॉ हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब अगला क्या है, Y है, Z है, इस पर आप CBT2 भी क्लियर हो, DV भी क्लियर हो, B1 मेडिकल भी क्लियर है, C1 मेडिकल भी क्लियर है। अब आपका जो वो 16 वाला मास्टर प्रेफरेंस था उसमें से देखा जाएगा Y और Z में से पहले कौन था, Y पहले था या Z पहले था। मान लो देखा गया कि Z आपने पहले डाला था, तो Z जो है, Z C1 कैटेगरी दोनों ही क्लियर है, Z का मार्क्स भी क्लियर, प्रेफरेंस में भी ऊपर, C1 भी क्लियर, मतलब Z पोस्ट आपको अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने Y से पहले Z डाला था आपने 16 वाले मास्टर प्रेफरेंस में, ठीक है। तो Z पोस्ट आपका फाइनल अलॉटमेंट हो गया, Z पोस्ट, यही पोस्ट आपको फाइनल इम्पैनल लेटर में आपको दिखेगा, ठीक है दोस्तों। और देखो, जिस पोस्ट पे आप मार्क्स एंड मेडिकल कैटेगरी और DV तीनों पे क्लियर हो गए और रेलवे ने इम्पैनल कर दिया तो ये फाइनल हो जाता है।
अब इसके बाद आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, अब हमको वाई दे दिया जाए, क्योंकि आप तो वाई पे भी क्लियर हो, B1 भी क्लियर है, वाई भी क्लियर है, मगर प्रेफरेंस में आपने 16 वाले मास्टर लिस्ट में जेड पहले डाला था, तो जेड आपको रेलवे दे देती है। ठीक है, फेयर सिस्टम है। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मुझे वाई भी मेरा क्लियर है तो वाई दे देना चाहिए, ये नहीं होता है। इसमें एक टर्म है वंस इम्पैनल्ड फॉरफिट फर्दर कंसिडरेशन, फर्दर कंसिडरेशन आपके फॉरफिट हो जाएंगे। कुछ कन्फ्यूजन हुआ था इस बार बच्चों को। देखो आप जब भी नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है आरआरबी रिजर्वेस द राइट्स, आरआरबी रिजर्व द राइट टू अलॉट ए जोन पोस्ट नॉट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इफ एडमिनिस्ट्रेटिवली नेसेसरी। ऐसा हो सकता है कि उस कंडीशन में आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान ही किसी डिपार्टमेंट में हाई डिमांड आ गया हो, तो हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल में मान लो आपको ईएमयू मिला, मगर उस समय टीआरएस में डिमांड आ गया, ईएमयू में डिमांड नहीं है, तो टीआरएस भी आपको अलॉट किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ये आरआरबी के पास राइट है, तो यहाँ पे भी आप इसको नकार नहीं पाओगे दोस्तों। तो एट लास्ट आपको एक पोस्ट मिलेगा, आप डीवी जो ये तो आपका डीवी था पहले OIRMS वाला, फिर आप डीवी फिजिकल में गए हो, फिर मेडिकल कराए हो, फिर आपको पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है। फाइनल इम्पैनलमेंट आने के बाद भी एक सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो जो भी आपको वर्कशॉप या डिवीजन अलॉट होगा वहाँ पे जाके कराना पड़ता है। वहीं पे आपको इंडेमनिटी बॉन्ड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब का फॉर्मेट दिया जाएगा और मेल भी किया जाएगा, आपको बना के जाना है। और ये आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस है एक तरह से, मतलब ट्रेनिंग पे जाने वाला प्रोसेस है। फिर आपको 1 महीने के लगभग अंदर आपको ट्रेनिंग का लेटर मिलता है, ट्रेनिंग पे जाते हो, 1 साल के बाद आप ज्वाइन करने आते हो। 2 साल तक आपका प्रोबेशन माना जाता है, इसलिए क्योंकि उस समय तक आपका इंटरनली पुलिस वेरिफिकेशन चलते रहता है। ये 2 साल का एक टाइम पीरियड है, मगर पुलिस वेरिफिकेशन अमूमन पहले साल की नौकरी में ही आपका पूरा हो जाता है और वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रेलवे को मिल जाती है और आप फिर परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हो। तो आशा करते हैं कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का।